पाकिस्तान की क्या सिचुएशन थी आलमी दुनिया में और यूरोपीय पार्लियामेंट में? We're moving into one of the most interesting and challenging. राइट विंग की जो पावर में आना है, क्या ये इसकी बड़ी वजह नहीं है? Right-wing extremism is seen as particularly dangerous, but the left-wing extremism is as damaging. प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो इसका ये स्टेप है, व्हाट डू यू लुक इनटू इट? जितनी भी सूरत हाल है, it has been created by weak leadership. Mr. Modi could never have undertaken this step. What about the Muslim world? उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं शो किया। अभी तो दौर जो चल रहा है वो तो है ही सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट। कश्मीर के मसले में क्या ये वाकई बायलैटरल इशू है सिर्फ? UK is not in a position to do what Pakistan wants it to do. CPEC पाकिस्तान में क्या चेंजेस लाएगी? Is Pakistan ceding too much of its sovereignty and its national identity? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम काम की बात के साथ हाजिर है हामिद खान अलमशरक़ी। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जो यूके के टूर पे हैं और इस वक्त हमारी कोशिश है कि पाकिस्तानी जो इंग्लैंड में या यूनाइटेड किंगडम में जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ा काम किया है, वो नुमायां शख्सियात को हम अपने प्रोग्राम में लाएं, आपसे उनकी मुलाकात करवाएं और पाकिस्तान के हवाले से उनकी जो खिदमात हैं या बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए जो उन्होंने यहाँ पर खिदमात अंजाम दी हैं, उनसे अपनी आवाम को रूशनास कराएं, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है कि हमारे लोग पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को एक एनकरेजमेंट मिले और पता चले कि दियारे गैर में रहने वाले पाकिस्तानी भी पाकिस्तान के लिए कितना दर्द रखते हैं, पाकिस्तान के लिए कितना कुछ करते हैं और कितना कुछ मज़ीद करना चाहते हैं। नाजरीन, आज के जो मेरे मेहमान हैं उनका तारुफ कराने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको उनके बारे में कुछ बताऊँ। मैं ज़ाती तौर पे उनको पिछले कोई 10-12 साल से जानता हूँ और इंतहाई नफीस शख्सियत हैं और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए उन चंद लोगों में शामिल हैं जिन्होंने पाकिस्तान की मुश्किल हालात में जो सफारती महाज हैं और जो दूसरे पाकिस्तान के लिए जो दूसरे मामलात थे, जब पाकिस्तान बड़ी मुश्किलात का शिकार था, उस वक्त पाकिस्तान का मुकदमा इन्होंने यूरोपीय यूनियन में लड़ा, इन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा यूनाइटेड किंगडम में लड़ा, इन्होंने पाकिस्तान पर जो दहशतगर्दी के और जो दूसरे जो इल्ज़ामात लगाए जाते थे उसके अंदर इस्लाम और पाकिस्तान की जो तशख़्ख़ुस था उसको बेहतर करने के लिए अपना बहुत जोर लगाया, बड़ी ग्रां कदर खिदमात अंजाम दी। और आप याद करें कि जब पाकिस्तान को हर दुनिया का मुल्क टेररिस्ट स्टेट कह रहा था, ये वो शख्स थे जो यूरोपीय पार्लियामेंट में खड़े होकर भी कह रहे थे कि पाकिस्तान या इस्लाम का टेररिज्म से कोई ताल्लुक नहीं है। चंद लोगों के जो फेल है उसको पूरी उम्मत या किसी एक मुल्क के साथ जोड़ना ना सिर्फ नाइंसाफी है बल्कि सरासर दुनिया के कवानीन के भी खिलाफ है। और जिनसे मैं आपका आज मुलाकात करा रहा हूं, ये इनकी बड़ी मुनफरिद शख्सियत है। ये बैरिस्टर भी हैं, ये जो है इन्होंने काउंसलर से अपना कैरियर का आगाज़ किया, फिर उसके बाद एक पार्टी में लिबडेम में थे, फिर टोरी पार्टी में गए और इन्होंने मेंबर यूरोपीय पार्लियामेंट बने 2009 में और फिर उसके बाद 2014 में। तो ये इनके पास जो पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के किरदार के हवाले से बहुत सारा हमें इनसे मालूमात मिलेंगी। और यहाँ ये भी बताता चलूँ कि इनको पाकिस्तान की हुकूमत ने इनकी खिदमात के इतराफ़ में सितारा कायदे आज़म से नवाजा। ना सिर्फ ये बल्कि ये कि पाकिस्तान के जो हल्के हैं, जो पाकिस्तान के हमदर्द हल्के हैं, उनमें इनकी बड़ी रिस्पेक्ट है, बड़ी इज़्ज़त है। तो मैं आपका तारुफ कराना चाहूँगा जनाब डॉक्टर सज्जाद करीम साहब से। डॉक्टर सज्जाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मुझे पता है कि आपको थोड़ी सी शायद मुश्किल हो, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि ये इंटरव्यू हम उर्दू में करें। मैं कोशिश पूरी करूंगा और जहां पर हो आप बिल्कुल खुलकर इजहार करें, हम बाकी सब टाइटल चला लेंगे। मेहरबानी, थैंक यू। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह मैंने अपना थोड़ा सा बताया कि आपने पाकिस्तान के लिए यूरोपीय यूनियन में बड़ा, जब आप मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट बनते हैं, उस वक्त पाकिस्तान की क्या रिस्पेक्ट थी या क्या सिचुएशन थी आलमी दुनिया में और यूरोपीय पार्लियामेंट में? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स a real pleasure and to have this opportunity कि ऐसी गुफ्तगू हमारी
शेयर हो। पहली बार जब मैं इलेक्ट हुआ था यूरोपियन पार्लियामेंट में 2004, this is a time period when Pakistan was facing real challenges in its international standing. जो 9/11 का माहौल था, and other than that political developments as they were, काफ़ी मुश्किल वक्त था, there's no doubt about that. वो तो ऐसा ही चलता रहा, अभी भी है। अभी geopolitical situation has become even more interesting, much more complex. ऐसी complications आ रही हैं कि I think we're moving into one of the most interesting and challenging time periods. Okay. Not just for Pakistan, but I think literally for every country on this globe. तो जो situation पाकिस्तान उस वक्त फेस कर रहा था, it was amongst one of a few countries that was facing those challenges. अब जो time period है, other countries today are going to have to face the same challenges that Pakistan was facing at that time. So in some ways, Pakistan has a tremendous amount of experience upon which it can rely to face these coming challenges. तो हर चीज को जो है ना दो पहलू होते हैं। बिल्कुल सही, आपका मकसद ये है कि वो सिचुएशन जिससे अब आने वाले वक्त में दुनिया को जिन चैलेंजेस का सामना होगा, पाकिस्तान तो उससे गुजर से बिल्कुल, और अभी भी गुजर रहा है। It has not transgressed and come through. No, it is still facing so many of those challenges. But the sorts of challenges Pakistan was facing, I give one or two examples, particularly in the international institutions. अभी भी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अथॉरिटी है उसके अंदर भी पाकिस्तान का FATF वो भी चल रहा है। A number of international agreements that Pakistan has, certainly with the European Union, उसमें सियासी जो है undermining is at a tremendous scale and pace, being led by so many of those who are Pakistan's detractors. Exactly. But all of these things now are not solely limited to a few individual countries. If you look at the World Trade Organization, the USA is trying to undermine this for everybody. For everybody. बिल्कुल ऐसे ही। You look at NATO, तो उसमें भी जो ट्रंप की प्रेसिडेंसी है वो उसको भी undermine कर रही है for all of the NATO membership countries and countries that rely on NATO, even though they are not members. Exactly. You see, so United Nations का आप देख लें, World Health Authority का organization का आप देख लें, so in all of those, the one linchpin that has been there holding the international world order together, the USA, is today undermining it. All right. और इसमें हर मुल्क को जो है ना is being affected to some degree or level or other. Exactly. And then along with that, you now have the internal instability that is coming into not just UK but overall. आप UK को देखें, यूरोप को देखें, USA को देखें, बिल्कुल ठीक है। The entire Western world today is in the grip of uncertainty and instability. क्या आप इसकी वजह दाएं बाजू की जो राइट विंग की जो पावर में आना है, क्या ये इसकी बड़ी वजह नहीं है? This is a bit of a simplistic explanation actually. When one views what's happened over the last decade, you will see. Exactly. आप देखेंगे कि it is not just right wing, it is extremes. Extremes, yeah, because white supremacists right के हों, left के हों, लेकिन extreme wing आ रहा है. Extreme positions are coming to the fore. जो लोग separatism चाहते हैं rather than multilateralism, बिल्कुल सही, उनको ताकत मिल रही है. जो लोग चाहते हैं कि within unions, countries, कि उनके अंदर unity ना हो, they are gaining in strength. It is the extremes, right and left, both. Right-wing extremism is seen as particularly dangerous for minority communities. But the left-wing extremism is as damaging to the fabric of the society. Very good. बहुत अच्छा. ये सज्जाद करीम साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू दिया है
کہ دیکھیے بات یہ کہ کہیں پہ بھی ایکسٹریم اگر آپ سٹانس لیں گے, چاہے وہ بائیں طرف ہو یا دائیں طرف ہو, دونوں کی جو سوچ میں ایکسٹریم یا شدت پسندانہ جو سٹانس ہوتا ہے وہ سوسائٹی کے لیے, معاشرے کا جو فیبرک ہے اس کے لیے بڑا خطرناک ہوتا ہے. سجاد کریم صاحب, میں آپ کا, ہم کیونکہ پاکستان کے حوالے سے گفتگو تھوڑی سی کرنا چاہتے ہیں. جی جی. میرے جو نالج میں ہے اور جس طرح آپ کو بھی پتہ ہے کہ بریگزٹ سے پہلے تک پاکستان کو یورپی یونین نے جی ایس پی پلس کا سٹیٹس دیا ان ٹرمز آف دیئر ایکسپورٹس اینڈ امپورٹس کے لیے, اس کو دیا کہ اس میں تھوڑا سا اس پاکستان کو ریلیکس کیا. پھر اس کے بعد انڈیا نے وہاں پہ بڑی زیادہ لابنگ شروع کر دی اور پاکستان کو جو ہے FATF کی گرے لسٹ میں لانے کی کوشش کیا گیا اور کوشش کیا گیا کہ ان کو بلیک لسٹ میں ڈلوائیں فار فائنینشیل جو irregularities ہیں. اب یورپی یونین, جیسے کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کا جو جی ایس پی پلس اسٹیٹس ہے وہ قائم رہے گا یا انڈیا اس میں کامیاب ہو جائے گا پاکستان کو اس بینیفٹ سے نکلوانے میں؟ دیکھیں جی, جو جی ایس پی پلس اسٹیٹس کی بات ہے نا, دیٹ از ناٹ دی اونلی ڈائنامک آف پاکستانز ریلیشنز ود دی یورپین یونین. Okay. It is a big part of it, but it is not the only dynamic. There are many other dynamics as well. And so we should not forget that. It is quite right to say, from a Brexit perspective, that European Union ke andar, the United Kingdom was always Pakistan's best friend. Bilkul aise. This was my direct experience. And it did not matter which government was in power in the UK. اس کی وجہ سے پاکستانیوں کا یہاں ہونا بھی ہے, a large number of Pakistanis are here. نہیں. اچھا, نہیں. آپ سمجھتے ہیں یہ وجہ نہیں ہے؟ چاہے لیبر پارٹی کی حکومت تھی, ٹونی بلیئر واز پرائم منسٹر when I was first elected. Pro Pakistan in the EU. Then Gordon Brown became prime minister. I was present then. میری پارٹی کے وہ نہیں ہیں, میری اپوزیشن کے لوگ ہیں, بٹ ون مسٹ اکنالج the reality and the facts as they are. Once again the British government throughout was pro Pakistan. اس کے بعد کولیشن حکومت UK میں آئی, کنسرویٹو پارٹی اور لب ڈیم پارٹی کی, it remained pro Pakistan. Then it became conservative government under David Cameron, fiercely pro Pakistan within the European Union. اچھا, ہاں فیسلی. جی ایس پی اسٹیٹس جو ملا تھا وہ تو اسی حکومت کے ایفرٹس تھے نا. بالکل ٹھیک. One has to recognize that this is how these things were delivered. بالکل ٹھیک. But in terms of Pakistan's standing within the European Union, I have to be very open and honest with you. یہ ہم آپ سے چاہتے ہیں. اس بات کا I am greatly troubled by the present situation. اچھا. There has been, I am afraid, a real regression in the concentration that Pakistan is giving to its relations with the European Union, and it is being noticed and it is noted. Okay. And alongside with that, Pakistan's best friend is no longer at the table. بالکل صحیح. جو پاکستان کے لیے فیور تھی وہ آلریڈی ہے ہی نہیں انگلینڈ کے بریگزٹ ہونے کی وجہ سے. بالکل. بالکل. آپ نے کویسچن جو فریم کیا ایک تھرڈ سورس سے کیا. بالکل. آئی ڈونٹ بلیو کہ وی ایون نیڈ ٹو گو ٹو دیٹ لیول. اوکے. ہم تو پہلے دو وکٹس جو ہیں ان پر ہی کمزور ہیں. اوکے. Pakistan's own efforts are lacking. And I speak as a friend who is giving, I hope, a message that will be listened to by the current government of Pakistan. ان کے جو رابطے ہیں, ان کے جو ہونے چاہیے سسٹم وائز ریلیشن شپس وہ نہیں ہیں, اینڈ دس از ویری ٹربلنگ. اور دوسری چیز ہے کہ یو ہیو آلویز ٹریڈیشنلی ریلائڈ آن دا یونائٹیڈ کنگڈم, اب آپ ان پر ریلائی نہیں کر سکتے. بہت اچھی بات, بہت صحیح. اب یہ تو آپ نے بڑا ہی, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو پوائنٹ آف ویو دیا ہے اس کے اوپر حکومت پاکستان کو بہت غور کرنا چاہیے. یہ ایک ایسے شخص کی طرف سے آ رہا ہے جن کا 2 دہائیوں کا ایکسپیرینس ہے یورپی یونین اور یورپ سے ڈیل کرنے کا. تو میرا خیال ہے کہ یہ انہوں نے جو پوائنٹ آف ویو دیا ہے اس پہ حکومت پاکستان کو لازمی سوچ بچار کرنی پڑے گی اور
हमें अपनी जो फॉरेन ऑफिस है और जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं उनमें यूरोपीय यूनियन के हवाले से कुछ इक़दामात करने की ज़रूरत है, ताकि वहाँ हमारा जो केस है जो कमज़ोर होते जा रहा है उसको दोबारा से मजबूत किया जाए। क्योंकि जैसे सज्जाद करीम साहब ने कहा कि जब तक बरतानिया यूरोपीय यूनियन का हिस्सा था, पाकिस्तान को एक हमायती की शक्ल में वहाँ पर हमेशा मौजूदगी थी, लेकिन अब वो हमायत भी नहीं है क्योंकि बरतानिया जो है वो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं रहा है। सज्जाद करीम साहब, अब थोड़ा सा मैं आना चाहूँगा रीजनल साउथ एशिया की जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर। आप देख सकते हैं कि पिछले साल अगस्त में नरेंद्र मोदी ने, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने, कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A को रिवोक किया और उसके बाद एक लॉकडाउन किया जिससे 8 मिलियन कश्मीरीज जो हैं वो एक तरह से प्रिजनर हो गए। आप क्या समझते हैं कि ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो इक़दाम है, जो इसका ये स्टेप है, व्हाट डू यू लुक इनटू इट? आप इसको किस नज़र से देखते हैं? He is a national leader who is very authoritarian and is taking advantage of the current global situation that is weakening the international legal order that existed in the world post Second World War, and he is utilizing that effect for his own nationalistic and populist purposes against international law within his own country. ये तो बिल्कुल clear है. But he's not the only one. Authoritarian leaders in a number of countries are doing this. Exactly. But this situation, ये जितनी भी सूरत हाल है, it has been created by weak leadership for the world from the USA. Okay. Yes, this is entirely down to the efforts of the current Trump administration to undermine the legal order of the world. ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है. Oh, right. So, आपके ख्याल में in other way, you just think that America should also be blamed for that. I'm not attaching blame. I'm just giving a description of the world reality that exists. As a new world order के बाद America being the only power. Yeah, if the international institutions had been strong, exactly, Mr. Modi could never have undertaken this step. Okay. He is taking advantage of a weak international order today, and that weakness has been injected by whom? By the USA. What about the Muslim countries? What about the Muslim world where they have not reacted? उन्होंने कोई reaction नहीं show किया, माँ सिवाय मलेशिया, टर्की और पाकिस्तान के, किसी ने भी मोदी के खिलाफ कोई reaction show नहीं किया. I'm always personally very reluctant to speak too much to this description that is given of Muslim world. I think we must always remember that these are individual countries, individual nations with their own interests. Right. And they will always treat their own interests as paramount. जो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यूनाइटेड नेशन में भी स्पीच में भी कहा कि these countries जो हैं वो अपने इंटरेस्ट को देख रही हैं, फाइनेंशियल इंटरेस्ट एंड ट्रेड इंटरेस्ट टुवर्ड्स इंडिया, एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट कंडेमिंग एनीथिंग ओपनली. अभी तो दौर जो चल रहा है वो तो है ही सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट का. दिस इज व्हाई वी फाइंड दैट द कलेक्टिव इंटरेस्ट इज सफरिंग टुडे. और कलेक्टिव इंटरेस्ट जब सफ़र होता है तो इट इज़ द वीक हु सफ़र द फर्स्ट. बिल्कुल सही, यही हो रहा है. डॉक्टर साहब, हम जैसे बात कर रहे हैं मुस्लिम दुनिया की और हम बात कर रहे हैं कश्मीर की. जब हम कश्मीर की बात करते हैं और हम कहते हैं कि जी कश्मीर का जो मसला है इसका हल होना चाहिए, अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, चाहे वो टोरी पार्टी हो या लेबर पार्टी हो, वो ये कह के इससे जान छुड़ा लेते हैं कि जी ये बायलैटरल इशू है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. जबकि पाकिस्तान का एक स्टैंड तो ये है कि ये तो मसला ही ब्रिटिश का पैदा करता है, विच इज बिकॉज ऑफ द डिवीजन, अनफेयर डिवीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इन 1947. और दूसरी बात ये
کہ اس کے اوپر جو یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز ہیں کشمیر کے اوپر 8 ریزولوشنز ہیں کہ کشمیریوں کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن یعنی حق کے خود ارادیت ملنا چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں کشمیر کے مسئلے کا میں پاکستان کے ساتھ برطانیہ یا دوسرے ممالک کیوں نہیں شامل ہوتے گورنمنٹ؟ کیا یہ واقعی بائی لیٹرل ایشو ہے صرف؟ لیگل پوزیشن جو ہے وہ تو بالکل کلیئر ہے کہ دس از ناٹ اے بائی لیٹرل ایشو. The United Nations has been engaged on this issue right from the outset. یہ کوئی this is not a controversial, this is a statement of fact. Legal جو position ہے, actual جو position ہے, پر اس کے ساتھ ساتھ ایک political reality بھی ہوتی ہے, اور political will to actually deal with this issue has never existed اور ابھی بھی نہیں ہے. The only nation that has consistently and always at an international stage argued for the people of Kashmir and their rights is Pakistan. There is no other country जिसने ऐसा stance लिया हो for the people of Kashmir, the Kashmir issue. And Pakistan has a very strong legal basis to make those arguments. When we come to the UK, ये मैं पहली बार बात कर रहा हूँ, but it's a reality. اور ہمیں ذرا اس کو سمجھنا چاہیے in order to better plan کہ what our stance should be, کیسا ہم نے آگے چلنا ہے اس ایشو پر. پاکستان، برٹش پاکستانیز، برٹش کشمیریز یہ آرگومنٹ بار بار پریزنٹ کرتے ہیں کہ یو کے نیڈس ٹو ڈو مور آن دس، کہ یو کے یہ کہتا ہے کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہے اینڈ unless we are invited by both sides we cannot engage. Europe says the same thing. USA official policy is the same, even though I know President Trump made some utterings which were made in a very peculiar way, I have to say. But they have no real standing. The foreign policy of USA is what it has always been. But yeah, what can the UK actually do? Pakistan یہ کہتا ہے کہ UK سلامتی کاؤنسل کا پرماننٹ ممبر ہے. پاکستان یہ کہتا ہے کہ UK نیٹو کا ممبر ہے. پاکستان یہ کہتا تھا کہ UK EU کا ممبر ہے and EU is the home of human rights. ٹھیک ہے، اب وہ تو نہیں ہے. But in reality آپ تھوڑا سا ایگزامن کریں, bearing in mind geopolitics as it is today and the shift of power that has taken place towards the east. Exactly. We will come to that. What position does a country like the UK actually have today to force a position on an issue like Kashmir? Okay. کیا UK ایسی پوزیشن میں آج, I speak as a Briton, کیونکہ I believe one should always live in reality, not in the past, not in some dream scenario, but جو reality ہے اسی میں جو ہے نا, bring yourself into a footing in that reality. Is the United Kingdom today in a place to force India to the table? No. Okay. Once you recognize this, آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ یو کے کیوں بار بار یہی کہتا ہے کہ یہ بائی لیٹرل معاملہ ہے. آپ کا مطلب یہ کہ وہ اپنی جان چھڑا رہا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی کیپیسٹی سے زیادہ ہے. وہ یو کے از ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ڈو واٹ پاکستان وانٹس اٹ ٹو ڈو. سو پاکستان ہیز ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایک ملک یا ایک آدمی اس میں کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ وہ ایسا کو کام کرے جو آپ چاہتے ہیں, تو بار بار اس سے وہی ڈیمانڈ کرنا, اٹ از ناٹ اے اسٹریٹجی. اٹ از ناٹ اے اسٹریٹجی. سو پاکستان مسٹ ایڈجسٹ اٹس پوزیشن ٹو دا ایکچوئل ریالٹیز ٹوڈے. کشمیر کی کیا سچویشن ہے اب؟ انڈیا کہتا ہے کہ یہ بائی لیٹرل ایشو ہے, ٹھیک ہے. Actually, there are today now 5 parties to this dispute. Exactly. India, Pakistan,
Kashmiris, the people of Kashmir Exactly. themselves. Yeah. You then have the international community Exactly. and China. And then China. बिल्कुल ऐसी. Yeah. बिल्कुल. So the UK does not feature in these five. But Pakistan wants to have them. लेकिन जिस तरह आपने कहा. मैं समझता हूँ, but that is not a reality that is going to deliver the result that you want. Okay. That's right. So, यकीन जानिए, to speak in these terms about the United Kingdom gives me no pleasure. Mm-hmm. Because we were a very, very different Exactly. country. बिल्कुल. अब जो हमारी सूरत-ए-हाल और पोजीशन है, it is today very different. बिल्कुल सही. जो वक्त आ रहा है उसमें मज़ीद जो है ना डिफरेंसेस आ रहे हैं. ओके. बहुत ही इंटरेस्टिंग बात की है कि हम जो पाकिस्तान में बसने वाले हैं, स्पेशली जो पाकिस्तान में मैं समझता हूँ साहिब इल्म लोग हैं, या जो सियासत में भी हैं, जो पढ़ते भी हैं, इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, वो भी अभी तक इस बात का राग अलापते रहते हैं कि जी इंग्लैंड ने ये किया था तो बरतानिया ही इस मसले को हल करे. तो सज्जाद करीम साहब की ये बात में बड़ा वज़न है कि जब वो इस काबिल नहीं है, चाहे वो कुछ भी उसकी वजूहात हों, तो वो अपना असर व रसूख अगर बरतानिया इंडिया पे डाल भी नहीं सकता और वो ब्लेम भी नहीं हो सकता, तो मेरा ख्याल ये है कि हमें भी बहसीयत पाकिस्तान इस सोच को थोड़ा सा तब्दील करने की ज़रूरत है. डॉक्टर साहब, व्हाट डू यू थिंक, आपके ख्याल में पाकिस्तान के लिए कश्मीर की जब इतनी इम्पोर्टेंस है, पाकिस्तान क्या करे इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर जहाँ पे हम कश्मीर, आप समझते हैं कि वट एवर गवर्नमेंट इज डूइंग राइट नाउ, इज इट इनफ और व्हाट एल्स दे शुड डू? देखिए, आई एम नॉट इन एनी पोजीशन टू कमेंट ऑन द इंटरनल डायनामिक्स ऑफ पाकिस्तान सो फॉर एज कश्मीर इज कंसर्न्ड, क्योंकि मेरे पास तो कोई ऐसा डिटेल नॉलेज इस मामले का पाकिस्तान पर्सपेक्टिव से नहीं है. आई डोंट हैव दैट. However, we are entering a very interesting time period. And one of the fault lines of that time period is South Asia. Exactly. India, Pakistan, China dynamic. Triangle. और उसका एक common issue is Kashmir. Very well said. बिल्कुल ठीक बात. So therefore, whilst not making any comment about the internal dynamics of Pakistan, I see it is unavoidable that if there is any further standoff or continuation rather of the standoff between India and China, Yes. particularly if it breaks out into a situation of warfare, Exactly. it will remain contained to South Asia. It will not. No. बिल्कुल ऐसी. पाकिस्तान और इंडिया का स्टैंड ऑफ कैन रिमेन कंटेंट. Yeah. ये But मैं when समझता China is हूँ. involved in it, चाइना और इंडिया का स्टैंड ऑफ जो है वो कभी भी साउथ एशिया अलोन में No. कंटेन नहीं रह बिल्कुल. सकता. It will be involving the whole world It will, powers. yeah, it will be a very different scenario, and there Kashmir becomes a focal and central point. बहुत सही बात. What do you think, सज्जाद करीम साहब, when we talk about that, और जैसे कि पिछले लास्ट मंथ इंडिया और चाइना का स्टैंड ऑफ होता है इन लद्दाख, वेयर दे हैव कैजुअलिटीज ऑफ इंडियन सोल्जर्स, और उसके बाद वो अपनी पोजीशंस पे आते हैं और सारा कुछ होता है. पाकिस्तान एज अलाई ऑफ चाइना, as being, you know, they are doing many projects together, CPEC उसमें शामिल है, One Belt One Route शामिल है. आप क्या समझते हैं कि क्या इंडिया और पाकिस्तान का अगर कोई स्टैंड ऑफ होता है, what will be China's stand on it? I don't see that scenario emerging. Okay. Yeah, I don't see that scenario emerging. Just interestingly on this, I spend a huge amount of time in Europe, outside of the UK. And one of the very interesting developments that I'm seeing happening is that as the USA is moving its position in a certain direction, Europe and China
are going to be forced closer together. Exactly. One with the other. और इसमें पाकिस्तान का एक खास रोल हो सकता है. Okay. यूरोप और चाइना के इकट्ठे आने के दरमियान. अच्छा. वाव. किस तरह? How? Pakistan is a country that is extremely close to China. Okay. Europe and China are still in a relationship forming stage. ये अभी build हो रहा है. वाह, बिल्कुल सही. और common friend दोनों का पाकिस्तान. is Pakistan. और geopolitical situation पाकिस्तान की ऐसी है कि it is the prime mover if it chooses to be. And if the government of Pakistan concentrate on that. I don't want to in any way be seen as criticizing the government of Pakistan. But I've already made my comment about EU-Pakistan relations.